हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नव्या, विमान, निशा तीनों घर से निकल चुके थे। उन तीनों के मन में क्या था सिर्फ वो जानते थे। नव्या को आज रमेश से मिलना था, जहां उसके लिए ये एक बार फिर उसके अतीत को याद करने जैसा था, जहां उसके हर घाव को वो दर्द देता, जहां फिर उसे लड़ना था। एक बार फिर उसने खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि इस बार वो खुद के लिए नहीं, अपनी विवान के लिए लड़ रही थी कि तभी विवान ने गाड़ी रोक दी और नव्या अपने ही ख्यालों से बाहर आ गई। नव्या ने सामने देखा तो कुछ ही दूरी पर ही विवान ने गाड़ी रोक दी थी। नव्या गाड़ी से उतर गई। निशा बोली, मैं ज़रा एक राउंड लेकर आती हूँ मेरी प्यारे दोस्तों, और वहां से चली गई। नव्या और विवान मुस्कुरा उठे। विवान नव्या के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, जानता हूँ मैं नव्या। तुम हर बात का सामना कर सकती हो, पर फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेरी जिंदगी को भेज रहा हूँ, याद रखना। मेरी धड़कन हो तुम, अगर धड़कन को कुछ भी हुआ तो ये दिल। वो आगे कहता कि नव्या विवान के गले लगते हुए बोली, मुझे वो कुछ नहीं कर सकता विवान, क्योंकि जिस नव्या से वो मिलने वाला है वो विवान की नव्या है, और विवान की नव्या उन लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करती जो उसके उस अपनों को चोट देते हैं। और फिर एक बहू का फर्ज तो निभाना ही होगा ना ससुर जी के कर्मों का। वो ऐसे बोली तो विवान ने उसे ऐसे ही गले लगाए रखा कि निशा वहां आई और कहा, अरे मेरे लव वर्ड्स, चले अब या यहीं रहने का इरादा है। निशा की ऐसे कहते ही दोनों अलग हुए। नव्या शर्मा गई तो विवान भी झेप गया। फिर वो नव्या से बोला, बी अलर्ट्स नव्या। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो विवान गाड़ी में बैठा और निशा संग निकल गया। नव्या उस गाड़ी को देखती रही और फिर वो बढ़ गई अपने कदम की और विवान अब गाड़ी चला रहा था। उसने कानों में ब्लूटूथ लगाया और सबको कांटेक्ट करते हुए कहा, सबका फोकस होना चाहिए, कुछ भी गलत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितने वक्त तक नव्या उसके संग रहेगी तब तक आप सबकी नज़र आपकी उस पर। सबने कहा, जी सर, बिल्कुल यही होगा। विवान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया कि निशा बोली, विवान, हम नव्या को बता भी सकते हैं ना, फिर क्यों हम उसे अकेले जाने दिया? निशा के इस सवाल से विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया तो निशा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या हो गया, मैं कौन सा जोक मार दी जो तुम मुस्कुरा रहे हो? विवान ने कहा, निशु, नव्या को मैं कह सकता था, पर उसे जरूरत ही नहीं है कहने की। सच कहूँ तो नव्या तो खुद ही उसका मुंह तोड़ने का दम रखती है, पर नव्या मेरी बीवी है, ऐसा नहीं है मुझे उस पर भरोसा नहीं है, पर वो मेरी जिम्मेदारी भी है और इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। वो फिर अपनी रक्षा खुद ही क्यों ना कर सकती हो, पर जब जब उसे मेरी जरूरत होगी मैं सामने होगा। निशा विवान की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, सच में नव्या को बहुत प्यार करने वाला मिला है और वो ये डिजर्व भी करती है। बस ऐसे ही रहना तुम दोनों, कभी मत टूटना, क्योंकि एक बार इंसान टूट जाए तो जोड़ नहीं पाता है। निशा कुछ नमी से कहती है तो विवान कहता है, और कभी कभी हमें टूटने की वजह जानने का हक होता है, और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। निशा कुछ नहीं कहती। नव्या पुलिस स्टेशन आती है तो वहाँ का इंस्पेक्टर नव्या को पहचान जाता है, क्योंकि नव्या एक तो वकील थी जिसने दीपक के केस के वक्त जिसे बखूबी से एक जाने माने वकील को टक्कर दी थी, वो हर कोई जान गया था नव्या को। वहां देखते ही वो इंस्पेक्टर बोला, अरे आप यहाँ, क्या हुआ मैम, कोई काम है क्या? नव्या बोली, सर, हम और आपका तो पेशा ही है कि कभी आप हमारे यहाँ तो कभी हम आपके यहाँ पर। आज मैं बहुत बड़े काम से आई हूँ सर। इंस्पेक्टर बोले, ये तो सही कहा मैम आपने। अरे बैठिए, आप बताइए क्या काम है आपको और क्या लेंगी आप? नव्या ने कहा, सर मैं कुछ नहीं लूँगी, बस किसी की जमानत करवाने आई हूँ। इंस्पेक्टर ने बोला, जमानत? पर किसकी, कौन है वो? इंस्पेक्टर ने सवालिया नज़र से पूछा तो नव्या ने कुछ कागज़ निकालकर इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए। इंस्पेक्टर ने उसे पढ़ा तो हैरानी से वो नव्या को देखने लगा। दिन से वो हालत हो गई थी रमेश की 2 दिनों से वो हालत हो गई थी कि अब तो उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो भाग जाए। इन 2 दिनों में उसे बिल्कुल नया सुख दिया था, और बाहर खड़े उसके आदमी अपने बॉस की ये हालत देख तरस भी आ रहा था और हंसी भी। एक बोला, ए जुगनू, सुन जुगनू। हाँ बोल कालू, बोलना। यार, बॉस को देख ऐसा लग रहा है भूखा सिर पिंजरे में बंद है। तब तो खैरियत है, पर जैसे ही बाहर आया तो सीधे खा ही जाएगा। जुगनू बोला, हाँ यार, 2 दिन से बंद है, हर वकील को कर लिया, कितने पैसे भी ऑफर किए, पर कोई आना नहीं चाहता। ऐसा भी क्या हो गया?
कालू यही है, यही मेरी समझ नहीं आ रहा। जब बॉस ने गलत किया तब तो जेल हुए नहीं और आज बिना गलत के भी जेल में है। और रमेश को देखने लगे जो ना बैठ पा रहा था ना वो कुछ कर पा रहा था। वो मन ही मन बोला, एक बार बस यहाँ से निकल जाऊं फिर देखता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि हवलदार आया और लॉकअप खोलने लगा। उसे ऐसा करते देख सब देखने लगे तो कालू बोला, सर क्या हुआ है? क्या आप इनको फांसी पर ले जा रहे हो? नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? कालू को बोलते देख रमेश बोला, तू मरेगा मेरे हाथों से, चुप हो जा, समझा? कालू चुप हो गया, वरना रमेश उसका नाम काम तमाम कर देता। हवलदार ने रमेश से कहा, तेरी जमानत हो गई है। सब हैरानी से बोले, जमानत हो गई? पर किसने करवाई मेरी जमानत? रमेश बाहर आया और जैसे ही देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने नव्या थी जो पेपर देख रही थी। रमेश नव्या को वहां देखता है तो कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है? कि नव्या की नज़र उस पर जाती है जिसे देख नव्या को गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को सही रखती है और रमेश के पास आकर कहती है, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर चंदानिया कि आपको यहाँ रहना पड़ा। वो हमें भी पता नहीं था कि आप ऐसे फंस गए हैं। हम यहाँ थे ही नहीं, आज ही आए हैं तो पता चला, इसलिए तुरंत वीके ने हमें यहाँ भेज दिया। रमेश नव्या को ऐसा बोलता देख बस सोचता रह गया, नव्या उसे इतने ढंग से बात क्यों कर रही है, जबकि जब वो पहली बार मिले थे तब वो कितना डर गई थी। नव्या उसे देख आगे कहा, अब चलें? रमेश ने कुछ नहीं कहा। नव्या बाहर जाने लगी, लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर ने कहा, जी इनकी सिर्फ सम्मान हुई और इन पर जुर्म भी संगीन है। ऐसे में वो शहर से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, साथ ही इन्हें रोज आना होगा अपनी हाजिरी देने, और अगर ये ऐसे आए तो आप इन्हें घर से उठा कर लाइएगा और मैं इनसे बिल्कुल नहीं आऊंगी। इंस्पेक्टर नव्या की बात सुन, कमाल करती हैं आप भी। मैम पहले जमानत दे रही हैं और फिर कानून भी बता दिया। सच में आप अलग ही हैं। पर मेरी एक बात समझ नहीं आई। रमेश उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नव्या और वीके ने उसे जमानत क्यों दिलवाई और क्या मतलब था इन सब का। कि नव्या ने कहा, लगता है मिस्टर चंदानिया को ये जगह रास नहीं आई और आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। क्यों? नव्या की इस बात पर वहाँ के कुछ लोग जोर से हंस पड़े। ये देख रमेश को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। नव्या ने भी इंस्पेक्टर को थैंक यू बोला और बाहर आ गई। रमेश के समझ अब भी कुछ नहीं आ रहा था। वहीं नव्या को अब आगे जो करना है उसके लिए वो तैयार थी। रमेश वापस आया जहाँ नव्या खड़ी थी और एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, आपका बहुत बहुत थैंक यू नव्या, जो आपने मेरी मदद की। सच में अब आपने इतना किया है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि इसलिए आप आए ना मेरे घर, इसलिए आप भी आइएगा मेरे घर। फिलहाल मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, मना मत करिए। आपने मेरे लिए इतना किया है, एक कप चाय तो हो जाए। और नव्या का हल्का सा हाथ पकड़ लिया। नव्या को ये देख बहुत ही गुस्सा आया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे किया और कहा, बिल्कुल चंदानिया जी, आपको बहुत कुछ बताना भी तो है, पर मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ, आप हमारे पीछे चलिए। और अपनी गाड़ी में बैठ गई। जब विवान ने रमेश की ये हरकत देखी तो उसने अपनी आंखें गुस्से में बंद कर ली। उसने फिर फोन लगाया और कहा, वो घर जा रही है, ध्यान रहे कि उसे कुछ ना हो, और अगर कुछ भी गलत लगे तो मेरे ऑर्डर का वेट मत करना, सीधे सूट। सामने से आवाज आई, ओके सर, और फोन कट गया। विवान ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मार डाला। अंकुश को पता था आज का दिन नव्या और विवान के लिए बहुत बड़ा होगा। वो घर पर रहना नहीं चाहता था, पर विवान ने उसे कसम दी थी कि वो आराम करेगा। पर वो जानता था कि रमेश किस तरह का इंसान है। एक पुलिस ऑफिसर था वो, और हर बात की जानकारी रखना उसका फर्ज था। फिर ये बात तो उसके घर की थी। उसने अपने एक साथी से कहा, साहिल मुझे वो फाइल चाहिए जो आज से 15 साल पहले बंद की गई थी। साहिल बोला, सर 15 साल पहले तो बहुत से ऐसे केस होंगे जो बंद किए गए हों, फिर ऐसे किसकी हम पता करें। अंकुश ने कहा, साहिल मैं एक तस्वीर दे रहा हूँ तुम्हें पहचान जाना है कि वो फाइल किसकी है, और पता करो कि आखिर ये केस बंद करवाया किसने था, क्योंकि सबूत थे तब भी ये केस बंद हो गया था। किस वकील का काम था ये सब पता करो। साहिल बोला, जी सर, देखता हूँ, जय हिंद। अंकुश ने कहा, जय हिंद, और फोन रख देता है और खुद से कहता है, विवान के साथ गलत करने वाला रमेश और रागिनी ही थे, स्मृति और माँ को मारने वाले भी वो ही थे। स्मृति के संग गलत करने वाला दीपक था, पर इन सबको बचाने वाला कौन था और क्यों, ये बात तो पता करना ही होगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि नेहा ने कहा, अरे ओ डीएसपी सर,
अगर आपका दिमाग का काम हो गया हो तो अब उसे आराम दो और पेट का काम शुरू करें। ये कहते हुए नेहा अंदर अंकुश के कमरे में आ गई। नेहा को देख अंकुश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई तो वो बोला, फिर से वही सूना साना। नेहा ने कहा, सोचा तो यही था कि मरीज वाला दूं, पर सुबह वो जो दलिए जैसी शक्ल बना कर रखी थी ना तुमने, वो अच्छी नहीं लगी, तो सोचा कुछ सही बना दूं। अंकुश ने कहा, नेहा अंकुश की ऐसे बात से समझ गई कि हो ना हो वो कुछ परेशान है। वो अंकुश के पास आई और उसे गले लगा लिया। अंकुश ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया तो नेहा बोली, जानती हूँ कि नव्या और विवान के लिए परेशान हो, पर वो दोनों को कुछ नहीं होगा। अंकुश ने कहा, हाँ नेहा, पर क्या करूँ मैं, दिल अब डरता है किसी को खोने से। बचपन में बिना देखे ही माँ बाप को खो दिया। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से फरमाइशें करते हैं, मैं पैसे कमाने की सोचता था। माई ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। वहाँ रहते मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों नहीं अपनाया। फिर विवान मेरी ज़िंदगी में आया और एक दोस्त के साथ साथ वो मेरा सब बन गया। और आज मैं जो हूँ, माई और विवान की वजह से, दादाजी की वजह से। विवान को जितना प्यार उन्होंने दिया है उससे कई ज़्यादा मेरे लिए किया है, पर जब विवान को कुछ हो जाएगा तो ये सोच के ही मेरी आत्मा कांप जाती है। तब मैं अपनाया नहीं गया, लेकिन अगर विवान दादाजी नव्या को कुछ हो गया ना तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ये कहते हुए अंकुश की आंखें नम हो गई थी। नेहा की आंखें भी भर गई। वो अंकुश से अलग हुई और वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों किसी को कुछ नहीं होने देंगे। जिसके पास इतना प्यार करने वाले हैं उससे कुछ कैसे हो सकता है। और फिर अंकुश से कहा, तुम रोते हुए बिल्कुल बंदर लगते हो, और नाक टच कर दी तो अंकुश हंस दिया और नेहा को बाहों में लेते हुए कहा, तुम हो बस इसलिए मैं हर बार लड़ जाता हूँ, बस मेरे साथ रहना हमेशा। नेहा बोली, पर तुमने तो मेरा नाम ही कह लिया। वो मुंह बनाते हुए बोली। तो अंकुश बोला, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझ में बसती हो, और जो खुद आप में हो तो उसका नाम लेने की जरूरत ही क्या है। नेहा उसकी बात पर मुस्कुरा दी, फिर एकदम से अलग होकर बोली, तुम बातों में देख लो खाना ठंडा हो रहा है, अब तुम सच में दलिया ही मिलेगा तुम्हें। नेहा के ऐसे कहते ही अंकुश जल्दी से प्लेट की ओर बैठे हुए बोला, अरे नहीं नहीं, देखो सच में गर्म है, चलो खाते हैं। और जल्दी जल्दी खाने लगता है, जिसे देख नेहा हंस पड़ती है और अंकुश को भी अपनी हरकत पर हंसी आ जाती है। निशा अपनी कैबिन में थी और अपने कंप्यूटर पर किसी जगह की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। उसकी नज़र हर एक स्क्रीन पर दिख रहे जगह पर थी। उसने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था और वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी संदिग्ध हो बस कुछ वक्त में वो आती ही होगी। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कहा, कुछ देर में वो आता होगा, किसी बात का उसे शक ना हो। और बाकी सब कहाँ है, वो ठीक है ना, साले को भनक तक ना हो, समझे। आप सबका ऐसा ही होगा, बस ये आए तो निशा आ जाएगा। कहा, हाँ आ जाएंगे, अभी ये वैशाली मैं और पुलिस स्टेशन से यहाँ आने में उसे 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। आप सब एक बार फिर देख लीजिए, कुछ ना रह जाए। और उसने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया कि तभी कोई अंदर आता है और बिना ऊपर देखे कहता है, विवान मेरा काम हो गया, तो देख ले इसे। अचानक ऐसे आने से निशा भी चौंक जाती है और पास रखा कॉफ़ी का उसका कप वो गिर जाता है, जिससे उसके हाथ पर भी कुछ छींटे आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा गर्म तो नहीं थी, पर निशा का हाथ लाल हो गया था, जिसे उसकी आह निकलती है। वो विशाल था, असल में वो आया विवान के पास ही था, पर वो काम में था तो उसका ध्यान ही नहीं गया कि वो निशा के कैबिन में आ गया है। निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में एक गुस्सा था। विशाल, विवान वो आगे कहता कि उसकी नज़र निशा के हाथ पर जाती है और वो तुरंत उसकी तरफ आता है और निशा का हाथ पकड़कर कहता है, ये क्या कर लिया तुमने? देखो कितना लाल हो गया है, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? और इतना भी क्या खोना काम में कि अपना ही ध्यान ना रहे। विशाल बस निशा का हाथ को देखते हुए ये कह रहा था और निशा विशाल को तभी वो अपना हाथ विशाल से छुड़ाती है और कहती है, मेरा ध्यान कहीं भी हो, आप अपना ध्यान रखिए मिस्टर विशाल। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की, और मेरे हाथ पर कॉफ़ी गिरे या चाय, या मैं मरूं? वो आगे बोलती कि विशाल चीखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, एक भी आवाज़ आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। और निशा को कुर्सी पर बैठाया और वहाँ उसके दवाई का बॉक्स निकाला। विशाल की इस तरह गुस्सा करने से निशा डर गई थी। विशाल निशा के हाथ पर दवाई लगाने ही वाला था कि उसके हाथ रुक गए। उसने
केविन से फ़ोन किया, रूही को अंदर भेज दो। कुछ देर में रूही आई तो विशाल ने कहा, रूही, निशा मैम को चोट लग गई है, आप ड्रेसिंग कर देना और हाँ, गगन से कहकर फ्लोर भी साफ करवा देना। और वहाँ से जाने लगा। निशा देख रही थी तो विशाल रुका और उसने एक नज़र निशा पर डाली और कहा, मुझे माफ़ करना जो मैं आपकी चोट पर मरहम लगाने लगा। मैं भूल गया था कि दर्द देने वाले मरहम नहीं दे सकते। और उसने फाइल उठाई कि रूही बोली, सर जले तो आप भी हैं। निशा चौंक गई क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि काफ़ी गिरते वक्त विशाल उसके पास ही था, जिसे उसे भी चोट लग गई थी। पर विशाल को अपने दर्द का पता ही नहीं था। तो विशाल ने कहा, आप मेरी फिक्र मत करिए रूही, मुझे आदत है इन सब की। और वहाँ से चला गया। वहीं निशा की आंखें भी नम हो गई थी। इधर विवान भी सबसे कांटेक्ट था। उसने कंप्यूटर पर नव्या के ऊपर पूरी नज़र बनाई हुई थी। तभी नव्या की गाड़ी एक बड़े से घर के अंदर जाती दिखी। उस घर को देख विवान ने अपनी मुठ्ठियां बींच ली। उसने कहा, सब लोग अलर्ट हो जाओ। सबने कहा, जी सर। नव्या की गाड़ी जब घर के अंदर गई तो नव्या ने उस घर को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो गाड़ी से उतरी। उसने अपना सामान गाड़ी में ही रहने दिया। रमेश भी उतरा और कहा, आइए नव्या। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर की ओर आने लगी। नव्या के कदम अंदर रखते ही एकदम से एक चीख उसके कानों में पड़ी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो रमेश नीचे गिर गया था और उसके आदमी लोग उसे उठा रहे थे। रमेश, कमबख्त, तुम लोग घर को नहीं देख सकते क्या? कहाँ क्या पड़ा है ये तक नहीं देखा जा सकता तुम सबसे? आदमी उसे उठाते हुए बोले, सर हम भी तो आपके साथ ही थे 2 दिन से, तो घर कैसे देखते? उसके ऐसे कहते ही रमेश ने उसे घूर कर देखा तो सब उसे उठाने लगे। वहीं नव्या मन ही मन बोली, आज तू बस गिरा है, बहुत जल्द तेरा सब गिरेगा। और मुस्कुरा दी। रमेश ने कहा, सॉरी नव्या, वो मैं। नव्या बोला, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप गिर गए, इसमें सॉरी क्या? अब इंसान गिर जाए तो गिर जाए, और आप तो अभी अभी एक सदमे से बाहर भी नहीं आए हैं, तो गिरना तो तय था। रमेश और बाकी सब उसे देखने लगे तो नव्या बोली, मिस्टर चंदानिया, आपके घर में ऐसे मेहमान को देखा जाता है क्या? रमेश बोले, नहीं, और तुम लोग जाओ कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। सब भाग गए। रमेश और नव्या बैठ गए। नव्या जानती थी कि अकेले होने पर रमेश फिर कुछ न कुछ जरूर करेगा, पर बेचारा दर्द से कराह रहा था क्योंकि चोट जो लगी थी। रमेश बोला, वैसे ही आपसे कुछ पूछना था मुझे। नव्या, यही ना कि उस दिन वीके की कंपनी में आपको देख मैं डर क्यों गई थी? रमेश हैरानी से उसे देखने लगा तो नव्या बोली, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है मिस्टर चंदानिया? आप उस दिन अचानक मेरे सामने आ गए थे तो मेरा डरना लाजमी था। अगर अचानक से आपके सामने कोई जानवर आ जाए तो क्या आप डरेंगे नहीं? बस वही मेरे साथ हुआ। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आपके मेरे सामने अचानक आ जाने से मैं डर गई और मुझे पैनिक हो गया, और इसलिए मुझे वीके वहाँ से ले गए थे। क्या बात कही थी नव्या ने? विवान भी देख मुस्कुरा रहा था। उसकी नव्या ने अपनी ही भाषा में जवाब दे दिया था उसे, और रमेश समझ तक नहीं पाया था। वहीं राहुल, यार मैम ने क्या उतारा है, कमाने को सब कह भी दिया और नहीं भी। निशा, ये तो बात है नव्या में। रमेश के आदमी भी नाश्ता लेकर आ गए। रमेश ने कहा, लीजिए चाय। नव्या ने चाय ली तो रमेश आगे बोल पड़ा, पर आपने और वीके ने मेरी बेल क्यों करवाई, जबकि शहर के हर वकील ने मना कर दिया था? नव्या बोली, वो इसलिए मिस्टर चंदानी क्योंकि आप हमारी कंपनी से जुड़ने वाले हैं, और अगर आप 1% भी गिल्ट होते तो आप इस वक्त भी जेल में ही होते। पर आप जिस ड्रग्स केस में अरेस्ट किए गए थे उस केस से आपका कोई लेना देना नहीं था। आपको तो फंसाया गया था और इसलिए वीके के कहने पर मैंने आपको बेल दी। नव्या की बातों से रमेश का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि नव्या और वीके उसके शुभ चिंतक हैं। कि रमेश बोला, आपने जो किया मैं भूल नहीं पाऊंगा। नव्या मन ही मन, मैं भूलने भी नहीं दूंगी। अब उसने नव्या का कंधा पकड़ लिया तो नव्या ने गुस्से में अपना हाथ बांध दिया। वहीं विवान को ये हरकत देख इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखें सुलग रही थी कि तभी नव्या तुरंत पीछे हट गई, जिससे रमेश एकदम से गिर गया। नव्या ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर चंदानी, वो मुझे लगा कुछ तो है बस, और बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है, और वहाँ से निकल गई। रमेश ने कहा, नव्या। नव्या गाड़ी में बैठी और आंखें बंद कर ली। उसे रमेश का छूना याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। उसे एक घिन आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और आंसू सही किए, और फिर लैपटॉप खोला और फिर किसी को फ़ोन लगाते हुए कहा, हॉस्पिटल में एक बेड रिजर्व कर दो, आधे घंटे में एक मरीज आने वाला है। सामने से आवाज़ आई, नाम? नव्या ने कहा, रमेश चंदानिया। नव्या सीधे घर आ गई। दादाजी
दादाजी ने जब देखा कि नव्या आई है तो वो बोले, बेटा नव्या, पर नव्या का ध्यान नहीं गया और वो सीधे कमरे में चली गई। दादाजी को बहुत हैरानी हुई कि वह अंकुश और नेहा भी वहाँ आ गए। अंकुश ने जब दादाजी को ऐसे देखा तो वो बोले, क्या बात है दादाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप ठीक तो है ना? नेहा ने कहा, दादाजी क्या हुआ है? दादाजी बोले, अंकुश, नव्या अभी अभी घर आ गई। अंकुश ने सुना तो नेहा भी हैरान हो गई और कहा, घर आ गई? कहाँ है वो और क्या हुआ ऐसा जो आप इतना परेशान हो गए? दादाजी बोले, मैंने उसे आवाज़ दी पर उसने सुनी नहीं, सीधी चली गई। वो मुझे ठीक नहीं लग रही है। दादाजी के ऐसा कहने से नेहा बोली, मैं देखती हूँ, और ऊपर जाने लगी कि अंकुश बोला, रुक जाओ नेहा, नव्या इस वक्त किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ एक की। नेहा और दादा उसे देखने लगे। वहीं अंकुश ने फ़ोन लगा दिया। सीसी नव्या के जाने के बाद रमेश अब तक उसके बारे में सोच रहा था। वो खुद से बोला, पहले तो बस मेरी चाहत थी कि मैं तुझे पाल लूँ, पर अब तू मेरा जुनून है। नव्या तू मेरी है, तुझे मैं अपना बना दूंगा। वो वीके मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। और हंस पड़ा कि अचानक उसे दर्द होने लगा। वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसके आदमी लोग बाहर थे तो उन्होंने भी उनको भी वो बुला नहीं पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो बेहोश हो चुका था और कोई मुस्कुरा उठा उसे ऐसे देख, और फिर वो चला गया। अंकुश के फ़ोन के बाद ही विवान घर आया। सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। विवान ने अंकुश को देखा तो वो बोला, वो तेरे अलावा किसी की नहीं सुनेगी, काफ़ी देर हो चुकी है जब से आई है, बस कमरे में ही है। विवान ने कुछ नहीं कहा और सीधे कमरे की ओर चला गया। दादाजी अंकुश से ये सब अंकुश ने कहा, दादाजी अब आप भी आराम करिए, अब विवान आ गया है, वो सब ठीक कर देगा। नेहा, दादाजी को कमरे में ले जाओ। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और वो दादाजी को उनके कमरे में ले गई। वहीं अंकुश भी अपने कमरे में चला गया। विवान कमरे में अंदर आया तो नव्या बेड के एक किनारे पर बैठी थी। विवान ने गहरी सांस ली और नव्या के पास आया। नव्या की पीठ विवान की तरफ थी तो विवान को नहीं देख पाई थी। विवान ने जैसे ही नव्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नव्या। नव्या ने विवान को देखा और फिर बिना कुछ कहे जाने लगी। विवान शायद समझ रहा था, उसने कुछ नहीं कहा और अलमारी की तरफ गया, उसे खोला और उससे टॉवल निकालकर नव्या के पास आया और उसके हाथ में देते हुए बोला, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं कुछ खाने को लेकर आया, और वहाँ से चला गया। नव्या बस देखती रही और फिर वो फ्रेश होने चले गए। विवान नीचे आया तो अंकुश भी वहीं था। विवान किचन में गया और खाना गर्म करने लगा। अंकुश बस विवान को देख रहा था। वो जानता था कि विवान की शांति ही उसका दर्द है। वो किचन में गया और विवान के पास जाके बोला, विवान। विवान कुछ नहीं बोला तो अंकुश बोला, खुद से क्यों नाराज है? जो हुआ है वो अंकुश बोलता कि विवान ने कहा, क्यों नाराज हूँ? मैं क्यों नाराज हूँ? अंकुश देख, उसकी आंखों में कितना दर्द है, देख कितनी चुभन है उसकी आंखों पर। आज वो उस हैवान के घर गई थी, किसके लिए? मेरे लिए। बहुत मजबूत हो गई है वो कि अब दर्द में भी चुप रहने लगी। उस हैवान की गंदी नजरें बर्दाश्त करके आई है वो। एक बार फिर अपनी अस्मिता को खोते देख आई है वो। और तू कह रहा है मैं नाराज हूँ? मैं नाराज ना हूँ खुद से? कैसे ना हूँ, कैसे ना हूँ? विवान की आंख नम हो गई। अंकुश ने उसे गले लगा लिया और कहा, विवान, नव्या को तेरी जरूरत है, वो जानती है तू उसे कुछ नहीं होने दे सकता और तू ही कमजोर पड़ रहा है। वो तुझे ऐसे देख और टूट जाएगी। विवान अंकुश से अलग हुआ और आंखें साफ करते हुए कहा, नव्या के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ, और चला गया। अंकुश नम आंखों से, कैसे प्यार है तुम दोनों का? वो तेरे लिए लड़ रही है अपना सब दांव पर लगाकर, और तू लड़ रहा है खुद से उसके लिए। विवान कमरे में आया तो नव्या आ चुकी थी। उसने कपड़े बदल लिए थे, अब वो सूट में थी। विवान ने प्लेट मेज पर रख दी और नव्या के पास गया और कहा, चलो कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। पर नव्या ने जवाब नहीं दिया। विवान ने प्लेट उठाई और खाना लगाते हुए बोला, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने? क्या डाइटिंग कर रही हो? हाँ सही भी है, मोटी हो गई हो थोड़ी सी। पर नव्या तब भी नहीं बोली। अब विवान की आंख भर गई। वो वहां से जाने लगा तो नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने मुड़कर देखा तो नव्या ने विवान को देखा। उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने हाँ में सर हिलाया, ना में सर हिलाया और विवान के गले लग गई। विवान उसके बाल सहलाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज। फिर वो आगे कहता कि नव्या बोले, आई एम सॉरी विवान। उसे देखने लगा तो नव्या बोली, आज मैं जब आई तो उस इंसान की छू मुझे महसूस हो रही थी और मैं एक बार फिर कमज़ोर बन गई थी। उस वक्त मन कर रहा था कि उसका खून कर उसे इतना मारूं कि वो उठ भी ना पाए, लेकिन अभी उसके पाप का घड़ा भरना बाकी है। मैं जानती हूँ मेरा इस तरह का
इस तरह ना बोलना आपको दर्द दे रहा था, पर क्या करूं, मैं बस बोल नहीं पा रही थी। आप खुद को दोषी मानकर बैठ गए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि असली दोषी वो है जो अपने पापों का अंत भोगेगा। विवान ने नव्या को बैठाया और कहा, सॉरी। तुम क्यों? गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम इन सब में हो। वो जो तुम याद तक नहीं करना चाहती थी, मेरी वजह से तुम्हें उसे देखना पड़ रहा है। मुझे शर्म आ रही है खुद से कि मेरा ही बाप मेरी ही बीवी को उसका ही बेटा हूँ। कभी कभी लगता है, और मैं अपनी जान। वो आगे बोलता कि नव्या गुस्सा में बोली, दिमाग खराब है आपका? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और वहां से जाने लगी तो विवाह ने नव्या को अपने गले लगाते हुए कहा, बस आ गई ना मेरी शेरनी वापस। ये जो शेरनी है ना, मुझे ये ही चाहिए, वो चुहिया नहीं, समझी? नव्या अब भी गुस्से में थी तो वो बोली, आप छोड़ो मुझे। आपने मरने की बात की, अब मेरे पास है ही क्या? सब सब तो खो चुकी हूँ, और आप भी वो रुआसी हो गई। तो विवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं हूँ और रहूंगा हमेशा। जिस दिन तुम्हारी सांसें बंद हुई उस दिन ही ये विवान का दिल बंद होगा, और विवान अपनी सांसें कभी रोकने नहीं देगा। विवान की कहते ही नव्या उसे गले लग गई और कहा, और मैं अपने दिल को कुछ नहीं होने दूंगी। विवान भी मुस्कुरा दिया और बोला, पानी की कमी हो गई है क्या, जो आज इतना पानी बहा दिया? नव्या ने मुंह बनाया और कहा, आप ना बुरे हो, मैं बात ही नहीं करती। वो अलग होने लगी तो विवान ने उसे अपने पास किया और कहा, जैसा हूँ आपका हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और नव्या को गले लगा दिया। नव्या भी मुस्कुरा दी। कितने दिन वो रहने वाला है? विवान ने अब कहा, हॉस्पिटल में। नव्या ने सुना तो हैरानी से विवान को देखने लगी। अंकुश ये जानना चाह रहा था कि 15 साल पहले आखिर कौन था जो रागनी और रमेश को बचा लिया था। क्यों वो केस बंद किया गया था, और आखिर सबूत होने के बाद भी किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? आंटी की लाश मिली थी तो फिर भी क्यों पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था? क्यों बॉडी का पोस्टमार्टम किए बिना उसका अंतिम संस्कार किया गया? इन सब में वो बहुत उलझा हुआ था कि किसी ने उसके आगे एक लेटर दिया। अंकुश ने देखा तो नेहा थी। नेहा बोली, अरे मुझे नहीं, इसे पढ़ो। अंकुश ने इसे खोला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो नेहा बोली, आ गई ना स्माइल, ऐसे ही रहा करो, वो बुझे बुझे मत बना करो मुझे। तुम ऐसे रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम बुझे बुझे लगते हो तो हंसते हुए अच्छे लगते हो। नेहा ने इतनी मासूमियत से कहा कि अंकुश ने उसे अपने पास खींच लिया और गले लगाते हुए कहा, बस तुम साथ रहना, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ये सुनते ही नेहा अलग हुई और एक थप्पड़ अंकुश को मारा। बेचारा बस मुंह देखता रह गया। नेहा गुस्से में बोली, तुम भूलो मत कि मैं अब भी बदली नहीं हूँ, और मुंह बनाते हुए चली गई। मुस्कुराऊंगा नेहा, अच्छा, और मैं ना। वो आगे कहती कि अंकुश ने कहा, उस दिन मेरी मौत। अंकुश हाथ गाल पर रखते हुए, बेटा ये तो नाराज हो गई, अब इसे मनाना पड़ेगा। उधर हॉस्पिटल में एक बेड पर रमेश पड़ा था और बाहर कोई इधर से उधर घूम रहा था। वो कमरे के दरवाजे पर बने कांच से रमेश को देखता और फिर घूमने लगता। फिर वहां डॉक्टर आए। उस इंसान ने पूछा, डॉक्टर कैसे हैं अब ये, और इन्हें अचानक हुआ क्या? ये बेहोश कैसे हो गए, और इन्हें होश कब आएगा? वो बहुत परेशान सा था कि डॉक्टर ने कहा, ये बात अब तक हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें हुआ क्या। सारे टेस्ट करवाए हैं पर कुछ सामने नहीं आया है, और जिस तरह से बेहोश है, लगता है इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इनकी बॉडी को इतना रिवेक्ट कर गई कि ये बेहोश हो गए, या कह सकते हैं इन्हें 3 से 4 दिन लग जाएंगे होश में आने के लिए। और चले गए। वो इंसान ने एक बार रमेश को देखा और फिर अंदर चला गया। डॉक्टर केबिन में आया और किसी को फ़ोन लगाकर कहा, ऑलराउंडर कंट्रोल है, उसे कुछ नहीं पता चलने दिया है, और हाँ, अपने स्टॉप में भी इनका ध्यान कैसे रखना है कह दिया है, और फ़ोन रख देता है। विवान के ऑफिस जाने के बाद विशाल ही सब देख रहा था। उसने अपना काम किया और फिर वो बाकी बची फाइल्स को देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बज गया। उसने देखा तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से प्यारी सी आवाज़ आई, कहाँ थे आप? भूल गए आज क्या है? हाँ। विशाल उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और कहा, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं आज का दिन? ये तो वो दिन है जो मेरी जीने की वजह है, और ऐसा हो सकता है मैं ये ना दूँ, शाम को पहुँच जाएगा तेरे पास तेरा गिफ्ट। फिर आवाज़ आई, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो आप देते नहीं हो। कब तक उनकी यादें रखोगे? अब तो आगे बढ़ो, या सच कह दो ना। अब उसकी आवाज़ में नमी थी। विशाल चुप था। वो बोला, वो नहीं कर सकता मैं। मेरी ज़िंदगी में अब अगर कुछ है तो बस वो यादें, और उन यादों से मैं अपनी ज़िंदगी भी गुजार दूँ, और
क्या कह सकता हूँ मैं उसे जब वो उस बात को सच मान गई है? तो क्या इतने साल बाद वो मेरी बात क्यों मानेगी? क्यों? विशाल की आंखें नम हो गई थी। फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, तो ये सब छोड़ और अपनी ज़िंदगी और आज का दिन एंजॉय कर। चल रखता हूँ, बहुत काम है। और हाँ, आई लव यू बाय। सामने से आवाज़ आई, आई लव यू टू बाय, और फ़ोन कट जाता है। विशाल फ़ोन को रख देता है और उसके दिमाग में कुछ बातें याद आने लगी। वो खुद से बोला, क्यों निशा, क्यों? क्यों गलत समझ लिया? एक बार मेरी सुनती तो। क्या विश्वास नहीं था मुझ पर? क्यों? और उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। वही कोई था जिसने सब सुन लिया था। वो भी रोते हुए वापस आ गई। निशा विशाल की चोट से काफ़ी परेशान थी और जब उससे रहा नहीं गया तो वो उसके केबिन की तरफ चली गई जहाँ उसने विशाल की बातें सुन ली। वो बोली, आखिर सच क्या है? क्या सच में जो मैंने देखा वो एक धोखा था या मुझे दिखाने के लिए नाटक किया गया था? आज निशा के मन में कई सवाल थे जिसके जवाब उसे कैसे मिलने थे उसने सोच लिया था। नव्या और विवान ने खाना खाया कि विवान बोला, जो तुमने किया है वो शक में डाल सकता है नव्या तुम्हें। नव्या ने विवान को देखा और कहा, आप जानते हो मकड़ी जाल बुनती है और उसे बड़ा करने के लिए वो उसे बुनती रहती है, और पर फिर क्यों वो अचानक उसमें ही मर जाती है? विवान नव्या को देखने लगा तो नव्या मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि उसे लालच है कि जितना न बड़ा होगा उतना फायदा। लेकिन वो भूल जाती है कि उसके बड़े होने का नुकसान भी हो जाता है और रमेश भी अपने ही लालच और फायदे में रहना रहना चाहता है। ऐसे में वो मुझ पर शक नहीं करेगा। विवान ने कहा, हूँ बिल्कुल, पर उसकी 3 से 4 दिन में उसे आराम करने कैसे दूं? नव्या उसे देखने लगी तो विवान ने कहा, अब बेटा थोड़ा तो बाप की सेवा करेगा ना? नव्या मुस्कुरा उठी। कुछ देर में दोनों नीचे आए तो नव्या विवान से बोली, मैं दादाजी से मिलकर आई, वो परेशान हो गए हैं मेरी वजह से। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और नव्या दादाजी से मिलने चली गई और विवान नव्या को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर भाव अब बदल गए। उसने खुद से कहा, बहुत गलत कर लिया तूने रमेश, बहुत गलत। नव्या की आंख में एक आंसू भी तेरी वजह से आया तो तेरी क्या हालत होगी ये सोच, और वहां से चला गया। नव्या दादाजी के कमरे में आई तो दादाजी पढ़ रहे थे। नव्या उसके पास आई और कहा, दादाजी। दादाजी ने ऊपर देखा और किताब वापस रख दी और कहा, नव्या बेटा अब कैसी है तू, ठीक है ना? नव्या ने कहा, दादाजी मैं ठीक हूँ, आपसे माफ़ी मांगने आई थी। दादाजी ने बोला, माफ़ी? पर क्यों? नव्या बोली, दादाजी आप सब मुझे इस तरह देख कितना परेशान हो गए और आपने मुझे आवाज़ भी दी थी पर मैं सुना ही नहीं और आप सबको इतना परेशान कर दिया। वो आगे कहती कि दादाजी ने कहा, आप बैठ यहाँ। नव्या दादाजी के पास बैठ गई तो दादाजी ने कहा, बेटा इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान जब अंदर तक टूटा हो ना तब किसी की आवाज़ भी नहीं जाती, हम समझते हैं। हाँ सच कहता हूँ कि मैं अंकुश नेहा डर गए थे तुझे देख कर, पर जब विवान आ गया तो हम ठीक हो गए। उस वक्त विवान ही था जो तुझे संभाल सके। बेटा एक वादा कर मेरे से। नव्या ने बोला, जी। दादाजी बोले, चाहे कुछ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम दोनों जब तक साथ हो ऐसे ही रहना और हर मुश्किल से निकल जाओगे। हाँ दादाजी ने बोल। नव्या ने कहा, दी जी दादाजी। दादाजी मुस्कुरा दिए और कहा, चल अब तू आराम कर, मैंने दवाई ले ली है और मैं भी लेट जाता हूँ। नव्या ने कहा, जी, और वहाँ से चली गई। विवान ऑफिस आया और सीधे कैबिन में चला गया। विशाल को जब पता चला कि विवान ऑफिस आ गया है तो वो सीधे उसके पास गया और कहा, आप कैसी हैं भाभी? विवान ने कुछ नहीं कहा तो विशाल ने कहा, क्या हुआ, वो ठीक है ना? विवान ने कहा, हाँ वो ठीक है, पर आज जो डर और दर्द देखा है मैंने उसकी आंखों में, वो देख कर मैं बता नहीं सकता कि क्या बीती है मेरे पर। वो शांत तो हो गई है पर उसके मन में ये डर है जो मुझे वो नहीं बताएगी। जानता है वो उस रमेश को हॉस्पिटल तक पहुंचा आई है, पर आज कहीं ना कहीं मेरी वजह से वो अपने अतीत से फिर लड़ रही है। विशाल चौंक कर आया। हॉस्पिटल? भाभी ने उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया? सिर्फ एक मुलाकात में वो हॉस्पिटल आ गया? आगे ना जाने क्या क्या हो, वो सोच भी नहीं सकता। विवान सोच तो वो नहीं सकता क्योंकि नव्या ने उसे सिर्फ हॉस्पिटल भेजा है, पर मैं उसे मेरी नव्या को दर्द देने में ऐसा दर्द दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। उसने राहुल को कॉल किया और कहा, वो वही है ना उसके पास? राहुल बोला, हाँ। विवान ने कहा, गुड, बस अब एक काम करो, उसे वो पेपर्स दे दो और हाँ ध्यान रहे उसे बिल्कुल भी खबर ना हो कि वो किस चीज़ के पेपर्स हैं। साथ ही एक स्टेटमेंट रेडी करवा कर रखना, जब वो होश में आए तो उससे भी
पछतावा हो कि वो होश में आया ही क्यों। राहुल ने कहा, हाँ, अच्छा रखता हूँ मैं। विवान फोन रख देता है कि विशाल कहता है, अच्छा अब मैं काम देखता हूँ। वो जाने लगता है कि एकदम से दरवाजा खुलता है जिसे वो टकरा जाता है और उसके हाथ में भी लग जाता है। वो एकदम से कहता है, आह, देखकर नहीं आ सकते थे। वो अपना हाथ को झटक रहा था कि जब वो सामने देखता है तो निशा होती है। विशाल एकदम से चुप हो जाता है। विशाल भी विवान भी विशाल का हाथ देखता है और परेशान होते हुए कहता है, ये कैसे जला और तूने दवाई क्यों नहीं लगाई? पागल है क्या? विशाल चुप रहता है और विवान से कहता है, दर्द की आदत है मुझे, मरहम किस किस पर लगाओ, और चला जाता है। विवान और निशा देख रहे होते हैं। विवान निशा को देखता है जो चुप थी पर उसकी आंख नम थी। विवान उसे इशारे से कहता है तो निशा भी सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। विवान फिर अपने काम में लग जाता है। अंकुश से नेहा अब तक नाराज थी। वो ऑफिस से छुट्टी पर थी क्योंकि जब तक अंकुश ठीक नहीं हो जाता उसने ना जाने का फैसला किया था। पर आज वो अंकुश से नाराज हो गई थी तो वो काम सारे कर रही थी पर अंकुश से बोल नहीं रही थी। अंकुश अपने कमरे में आराम कर रहा था। वो खुद से बोली, बहुत नाराज है, मैं भी क्यों बोल दिया वो सब, अब देखना होगा। और उठकर नेहा के कमरे की तरफ आ गया। नेहा उस वक्त अपने ऑफिस का कुछ काम था वो कर रही थी। अंकुश जब कमरे में आया तो उसका ध्यान नहीं था। अंकुश भी नेहा को ही देख रहा था पर काम करते वक्त उसके बाल की लट उसके चेहरे पर आ रही थी जिसे वो बड़ी प्यारी लग रही थी। अंकुश इतना खो गया था कि उसका ध्यान ही नहीं रहा और उसका पैर टेबल से लग गया। वो बोला, आउच। नेहा ने जब देखा तो अंकुश था वो गिरने ही वाला था कि नेहा ने उसे पकड़ा और वो दोनों ही नहीं संभल पाए और अंकुश नेहा के ऊपर ही गिर गई। नेहा के हाथ अंकुश के सीने पर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अंकुश बस नेहा को देख रहा था। एक पल को जैसे दोनों थम ही गए कि नेहा को होश आया और कहा, उठो। अंकुश को भी होश आ गया और दोनों अलग हुए। नेहा थोड़ा झेप रही थी। फिर वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देते, मैं ला देती, नेहा ने काम करते हुए कहा। और वापस अंकुश अब नेहा के पास बैठ गया और उसका लैपटॉप बंद कर दिया। नेहा ने गुस्से में जैसे ही कुछ कहना चाहा तो अंकुश ने कहा, आई एम सॉरी। सॉरी चाहिए मुझे। और नेहा को देखने लगा तो नेहा चुप हो गई। तो अंकुश ने नेहा का चेहरा एक हाथ से अपनी तरफ किया और कहा, आई एम सॉरी नेहा। अंकुश ने इतनी मासूमियत से कहा कि नेहा की आंख भर आई और उसने कहा, तुम भी मुझे छोड़ दोगे ना? नेहा से ऐसे बात सुन अंकुश हैरानी से उसे देखने लगा, रमेश को। वहीं दूसरी तरफ रमेश को होश नहीं आया था। वो इंसान बाहर ही था कि राहुल उसके पास आया और कहता है, सुनिए। वो इंसान पलटता है तो राहुल कहता है, आप ही हैं रागिनी जी? रागिनी जी, मैं ही हूँ। आप? रागिनी को देख राहुल कहता है, ये कुछ पेपर्स है जिस पर आपके साइन चाहिए थे। रागिनी ने बोला, साइन पर क्यों और किस पेपर्स पर? आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? राहुल बोला, आपके घर फ़ोन किया था तब आपके यहाँ एक सर्वेंट ने बताया ये पेपर्स ज़रूरी थे, सो मैं यहाँ आ गया। रागिनी, पर ये पेपर्स हैं किससे रिलेटेड? राहुल बोला, आपकी कंपनी ने कुछ दिन पहले अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर्स और नई टाइप के मॉडल्स के ऑर्डर दिए थे जिसकी कोटेशन आ गई है और वो फाइनल है। ये आपको करना है, इसलिए आपकी साइन चाहिए वरना सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। रागिनी ने ऑर्डर तो किया था पर वो कंफर्म करना चाहती थी, सो उसने कहा, मैं अभी ऑफिस में एक बार पूछ लेती हूँ। राहुल ने कहा, या वाई नॉट। रागिनी ने कॉल किया और रागिनी अब इसके साथ ही रहती थी और या कह लो उसका दूसरा पति था ये। रागिनी ने कहा, राजीव को साइन के लिए आए हैं ये लोग। राजीव ने कहा, हाँ दे दो, जानता हूँ मैं। रागिनी ने कहा, ठीक है, और फ़ोन रख देती है और राहुल से कहती है, कहाँ करना है साइन? राहुल पेपर्स पर हाथ रखता है जहाँ साइन करने होते हैं। रागिनी साइन कर देती है। वहीं राहुल मुस्कुरा देता है। राहुल ने कहा, थैंक्स मैम, रागिनी जी। और राहुल एक नज़र रमेश को देखते हैं और कुटिलता की मुस्कान से चला जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर आता है और फ़ोन करता है और कहता है, डन। विवान मुस्कुराते हुए बोला, गुड, और फ़ोन रख देता है। राहुल भी हॉस्पिटल से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। निशा विशाल को पूरे ऑफिस में ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता। वो मन ही मन कहती है, कहाँ गया ये? तो तन्वी से पूछती है जो उधर ही आ रही होती है। निशा ने कहा, तन्वी, तुमने विशाल सर को देखा है? तन्वी ने कहा, हाँ, वो कुछ देर पहले ही वो टी स्टॉल है ना ऑफिस के बाहर, वहाँ जा रहे थे। निशा ने कहा, थैंक यू तन्वी, और बाहर की ओर चली जाती है। वो बाहर जाती है और कुछ दूरी पर ही
उसे वो स्टॉल मिल जाता है। वो देखती है कि विशाल वहाँ बैठा है। निशा चुपचाप धीरे से उसके पास बैठ जाती है। विशाल निशा को देखता है, पर फिर वो वहाँ से जाने को उठता है तो निशा बोलती है विशाल। विशाल एकदम से रुक जाता है। आज इतने सालों बाद वो निशा के मुंह से अपना नाम सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर उसने खुद को सही किया और आगे बढ़ा तो निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल बिना मुड़े कहा, निशा हाथ छोड़ो। निशा ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब चुप था। उसने निशा की तरफ से नजर हटा ली। निशा समझ रही थी और वो उठी और चाय के पास जाके बोली, थोड़ी बर्फ देना भैया। चाय वाले ने बर्फ दी तो निशा ने विशाल का हाथ पकड़ा जो लाल था। ये देख निशा की आंख भी नम हो गई। उसने वो बर्फ विशाल के हाथ पर लगाई तो विशाल को दर्द हुआ। निशा फूंक मारते हुए बोली, आई एम सॉरी विशाल। निशा को देखने लगता है तो निशा बर्फ लगाते हुए कहती है, वो तुम मेरी मदद करना चाह रहे थे और मैं तुम पर ही गुस्सा हो गई। बहुत जल गया है ना? विशाल एक फीकी मुस्कान से बोला, जल तो बहुत पहले ही गया था निशा। अब तो बस उसके निशान बाकी हैं जो हर पल बस दर्द देते हैं। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अपना काम करना चाहिए, मेरी फिक्र मत करिए। निशा, ये तो बस एक चोट है, घाव बहुत गहरे हैं। और हाथ छुड़ाकर चला गया। निशा, मैं सच जान कर रहूंगी और मैं जानती हूँ कौन मुझे सच बताएगा। और वो भी वहां से चली गई। अंकुश नेहा को हैरानी से देख रहा था तो नेहा बोली, हाँ यही सच है ना? तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो ना? कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। आखिर मैं इतनी बुरी हूं ना? जब मैं पैदा हुई तब सिर्फ 6 साल की थी और माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। हमेशा कहते थे कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, पर चले गए। और छोड़कर शीतल को मेरे पास, जो सिर्फ 2 साल की थी। उसे तो पता भी नहीं था कि माँ का प्यार और पापा क्या है। वो बस रो रही थी। उस घर में था तो बस बस शीतल का रोना। शायद भूख से माँ बाप के पास ताऊ हमें अपने घर ले आए। सबको लगा कि कितने अच्छे हैं जो हमें देख रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि हम क्या सह रहे हैं। वो मुझे मारते और डांटते कि अगर मैं काम ना करी तो मुझे और शीतल को मार देंगे। माँ पापा को खो चुकी थी, शीतल को नहीं खोना चाहती थी मैं। चुपचाप उसकी बात मान ली। घर के सारे काम सब मैं करती थी, वो बिगड़ न जाए। मैं इतना समझ गई थी कि मेरी किस्मत और शीतल को भी देखती। जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे इन सब की आदत सी हो गई। पढ़ना बस इसलिए करा ताकि ताऊ की जो इमेज है गांव में, लिखना ताऊ के साथ में था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा होना भी गलत था। शीतल भी बड़ी हो रही थी और एक दिन ताऊ किसी आदमी को घर लाए। उसकी नज़र शीतल पर पड़ गई। मैं उस वक्त सामान लेने गई थी। जब मैं घर आई तो ताऊ उस आदमी से पैसे ले रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत शीतल को पकड़ लिया और उस आदमी को वहां से भगा दिया। ये देख ताऊ को बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे तब बहुत मारा और कहा कि वो मुझे बेच देगा। मैं जानती थी कि वो एक बार मेरे मेरे के बाद शीतल पर भी ऐसा कर सकता है और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती थी। ताऊ को बस पैसे से मतलब था तो मैं बस उसे कह दिया कि मैं उसे पैसे लाऊंगी, शहर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ताऊ अपने लालच में आ गया, पर उसने मेरे शीतल को दूर कर दिया। और अगर मैं उसे हर महीने पैसे ना देती तो वो शीतल के संग कुछ भी कर देता। उसने मुझसे कहा था कि वो शीतल को मार देगा, जान ले लेगा। दिन याद कर फिर से उसको माँ पापा का। वो आगे कहती कि अंकुश ने नेहा के मुंह पर हाथ रख दिया। नेहा उसे देखने लगी तो अंकुश बोला, बस जो हुआ था सो हो गया, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? तुम पागल हो क्या? इतना प्यारा टेडी को कोई छोड़ता है क्या? बस इस टेडी को गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो नेहा मुंह बना लेती है। तो अंकुश उसे गले लगाकर कहता है, पर मैं तो उसके गुस्से से भी प्यार मुझे तो उससे गुस्से से भी प्यार है। नेहा मुस्कुरा देती है तो अंकुश ऐसे ही गले लगाकर रखता है और मन में कहता है, मेरे एक मजाक से तुम इतना डर गई नेहा। अगर मुझे सच में कभी कुछ हो गया तो कैसे तुम। वहीं शाम हो चुकी थी। विवान अपने ऑफिस में ही था। सब जा रहे थे घर पर। विवान का कुछ काम था तो वो उसे कर रहा था कि तभी वहां निशा आती है। विवान जब निशा को देखता है तो एक पल को डर जाता है क्योंकि वो बहुत परेशान थी, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। विवान तुरंत उठता है और निशा के पास जाके उसे कहता है, निशु निशु क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ बोलना। पर निशा कुछ नहीं बोलती तो विवान उसे चेयर पर बैठाता है और पानी देता है और निशा से बोलता है, क्या हुआ है निशु? क्या बात हुई है? देख, तू बताएगी नहीं तो मैं कैसे कुछ करूंगा? बोल निशु बच्चा। निशु
विवान को देखती है तो विवान उसे हाँ में सिर हिलाकर कहता है। निशा बोलती है, मुझे सच जाना है विवान, मुझे उस लड़की से मिलना है। विवान निशा को देखता रह जाता है, फिर वो निशा को बोलता है, ठीक है निशा, हम पता करेंगे कहाँ है, कौन है वो लड़की, सब, पर तू ये सब तुझे क्यों जानना है। निशा अब उठते हुए बोली, विवान इतने साल में बस ये सोच रही कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों। इस क्यों का जवाब ना मुझे मिला ना मैं ढूंढना चाहा, इसलिए चली गई। यहाँ से बहुत कुछ ले गई थी मैं साथ में, अपने दर्द, तकलीफें, गुस्सा, पर नफरत नहीं कर पाई। वो वक्त गलत था या मुझे बस जानना है। आज उसकी आंखों में मुझे दर्द दिखा जो शायद मैं अपने गुस्से में देख नहीं पाई। विवान मुझे सच जानना है, विवान सच जानना है। निशा रो पड़ी तो विवान ने उसे चुप करवाया और कहा, बस चुप, मैं यही चाहता था कि तुम समझो इस बात को। अगर मैं तुम्हें कुछ कहता भी तो तुम्हें गलत लगता, पर निशा तुम समझ चुकी हो तो अब सच को तुम खुद जान जाओगी। निशा ने कहा, हम कैसे ढूंढेंगे उसे विवान, वो कहाँ है, हम कुछ नहीं जानते। विवान बोला, हम जानते हैं वो कहाँ है। निशा हैरानी से उसे देखने लगी तो विवान बोला, आज घर चलो क्योंकि कल का दिन तुम खुद मिलने वाली हो। निशा चुप हो गई तो विवान बोला, जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर वो गुस्सा है, उसे तुम्हें ही सही करना है। हाँ, निशा जाने लगी तो रुकी और बोली, विवान। विवान ने कहा, हाँ बोलो। निशा ने बोला, तुम सच जानते थे ना। विवान ने बोला, हाँ, पर उसने अपनी कसम दी थी इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। निशा अब जा चुकी थी। विवान मन ही मन बस उसे मना के और वो भी घर निकल गया। नव्या कमरे में थी और लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो कुछ डिटेल्स देख रही थी कि तभी उसका फ़ोन बज गया। नव्या ने कान में ब्लूटूथ कनेक्ट किया और कहा, जी। सामने से किसी ने कुछ कहा तो नव्या बोली, बिल्कुल सब ठीक है, जो करना है वो हो रहा है, बस कुछ वक्त और फिर सब हाथ में है, उसे हर जुर्म की सज़ा मिलेगी। सामने वाले ने कुछ कहा और फ़ोन रख दिया। नव्या ने अपने कान से ब्लूटूथ निकाला और खुद से सोचने लगी, सज़ा तो उसे मिलनी ही है, पर विवान से क्या कहूँगी, वो मुझ पर कितना विश्वास करते हैं और मैं उन्हें कुछ बताया नहीं, पर क्या करूं, ये सब जरूरी था। और फिर मैं सब कुछ विवान को बता दूंगी, फिर जो उनका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। नव्या ये सब सोच ही रही थी कि विवान की आवाज़ से वो होश में आई। विवान, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। नव्या ने विवान को देखा तो उसके गले लग गई। ये देख विवान को हैरानी से हुई। वो नव्या के बाल सहलाते हुए बोला, क्या हुआ नव्या, कुछ हुआ है क्या, या आज सुबह की बात से अब भी परेशान हो। नव्या ने धीरे से कहा, विवान हमें माफ़ कर दो। विवान चौंक गया। उसने कहा, माफ़ी, पर क्यों। नव्या बोली, बस आप माफ़ कर दो और हमें कहीं मत जाना छोड़ के। विवान ने नव्या के पास पड़े सोफे पर बैठाया और कहा, नव्या पहली बात तो माफ़ी तब मांगी जाती है जब गलती की, और ना ही गलती की तो माफ़ी कैसे। और दूसरी बात, मैं कहाँ जाऊँगा, तभी तो अभी तो आया हूँ यार। नव्या ने कहा, पर वो कुछ कहती कि विवान ने नव्या से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ ला दो प्लीज़। विवान ने कहा तो नव्या उठी और कहा, सॉरी, आप अभी आए और अपना लेकर बैठ गई मैं। सुनिए, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नव्या जाने लगी तो विवान ने कहा, नव्या पलटी तो विवान उसके पास आया और प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, आई एम ऑलवेज विद यू। नव्या मुस्कुरा दी और चली गई। विवान उसे जाते हुए देखता रहा और फिर वो टॉवल लेकर फ्रेश होने चला गया। डिनर करने के बाद नव्या सो चुकी थी। रात के 1:30 बज चुका था, पर विवान को आज नींद नहीं आ रही थी। उसने नव्या को देखा जो बहुत शांति से सो रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो जिससे उसका चेहरा और खिल रहा था। विवान ने हल्के से उसके माथे पर किस किया तो नव्या के चेहरे पर सोते हुए ही एक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर विवान मुस्कुरा दिया। फिर वो धीरे से उठा और अपने कमरे में बनी बालकनी में आ गया और ऊपर आसमान में देखते हुए बोला, जानता हूँ कि तुम कुछ कहना चाहती हो मेरे से नव्या, पर कह नहीं पा रही हो, और शायद ये डर तुम्हारे अंदर आ गया है कि जब मैं सच जानूंगा तो क्या होगा। पर नव्या, मैं कभी खुद से तुमसे दूर नहीं हो सकता। कहना मुझे भी बहुत कुछ है तुम पर वो वक्त अभी शायद आया नहीं है। और उस दिन जिस तरह से तुम डर गई थी, वो बात भी मुझे पता करनी है। आखिर दीपक ने किया क्या जो तुम इतना घबरा गई। जो भी मैं वादा करता
जो भी हो मैं वादा करता हूँ खुद से नव्या कि चाहे कुछ हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और एक नज़र नव्या को देखकर वो मुस्कुरा दिया कि तभी उसका फ़ोन बजा। नव्या परेशान ना हो इसलिए विवान ने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन देखा तो उसने रिसीव करते हुए कहा, जी। सामने से आवाज़ आई, मेरी उनसे बात हो गई है, वो आपके साथ ही काम करेंगी पर वो सामने नहीं आएंगी। जो भी ज़रूरी होगा आपसे फ़ोन में कांटेक्ट में रहेंगी और आना हुआ तो आएंगी भी। घर कैसे कब ये मैं नहीं जानता। वैसे तो आपके साथ काम करने वाले वालों की सीनियर हैं पर आप उन्हें लीड करेंगे। आप और उनके ऑर्डर हर एक मेंबर को मानना पड़ेगा। आप दोनों ही टीम लीड करेंगे। साथ ही कल रेड चैम्बर चांदनी चौक पर वो आएंगी तो आप भी कल आ जाइएगा। आप दोनों खुद को कैसे पहचानेंगे ये कल आपको बता दिया जाएगा। बाकी मेंबर्स को भी कल आप बता दीजिएगा। विवान ने कहा जी और फ़ोन कट जाता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा इस कहानी में ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।